हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन या सम्मिश्र अवकलन क्या होता है, किसे कहते हैं। मान लो कि एक फलन एफजेड जो है वो सम्मिश्र समतल के किसी प्रांत डी में डिफाइंड किया गया है। तो इस डोमेन डी के किसी बिंदु z0 पर ये जो फंक्शन fz है, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल कहलाता है। कब? जबकि ये लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z, ये लिमिट यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे। ये जो लिमिट है ये यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डेल्टा z शून्य की ओर अग्रसर होने के पाथ पर निर्भर नहीं हो। ये यूनिक लिमिट क्या कहलाती है? fz की z0 पर डेरिवेटिव कहलाती है या अवकलज कहलाती है। इसे हम लोग नोटेशन फॉर्म में f डैश z0 से डिनोट करते हैं। तो f डैश z0 बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस का f ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z। ये क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया फंक्शन fz का बिंदु z0 पर। z0 कहां से आया? ये पॉइंट किसी डोमेन में से लिया गया है। अब इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है कि एक फंक्शन fz दिया गया z की पावर n। तो ये जो फंक्शन fz है ये प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, जहां n है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखी डेरिवेटिव की। इस डेफिनेशन से f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z, ये अपने पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई। फंक्शन क्या दिया हुआ है? z की पावर n। यहां हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है z प्लस डेल्टा z। तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z का मतलब z प्लस डेल्टा z की पावर n माइनस z की पावर n अपॉन डेल्टा z। तो f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब हम क्या करें कि इसमें इसका एक्सपेंशन कर लें बाइनोमियल से, z प्लस डेल्टा z की पावर n का। तो फर्स्ट टर्म होगी z की पावर n प्लस nc1 का मतलब n z की पावर n माइनस 1 डेल्टा z, nc2 का मतलब n माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 z की पावर n माइनस 2 डेल्टा z का स्क्वायर एंड सो ऑन। और माइनस का क्या था? z की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में डेल्टा z। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म z की पावर n, फर्स्ट टर्म z की पावर n और ये लास्ट टर्म z की पावर n, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। उसके बाद आगे आने वाली सभी टर्म में डेल्टा z क्या है? अपने पास कॉमन है। इसको कॉमन लेके डिनोमिनेटर का जो डेल्टा z है उससे कैंसिल कर दे। तो अपने पास टर्म क्या रहती है? n z की पावर n माइनस 1 हाफ n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2 डेल्टा z एंड सो। अब हमें लिमिट क्या लेनी है? डेल्टा z टेंड्स टू 0। जैसे ही डेल्टा z 0 को टेंड करेगा ये टर्म 0 में चली जाएगी, इसे आगे आने वाली सारी टर्म 0 में चली जाएगी। तो फाइनली हमारे पास टर्म क्या रहती है? n z की पावर n माइनस 1, यानी f डैश z बराबर n z की पावर n माइनस 1। यानी ये जो फंक्शन f z है z की पावर n, ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है? डिफरेंशिएबल है। और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है? इसका डेरिवेटिव n z की पावर n माइनस 1 के बराबर। इसके बाद हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, वैश्लेषिक फलन किसे कहते हैं। एक फलन fz किसी बिंदु z0 पर एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। कब? यदि fz z0 के कम से कम एक नेबरहुड में प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, वैश्लेषिक फलन पढ़ रहे हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर बिंदु की बात करेंगे, यानी कोई भी फंक्शन fz है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर एनालिटिक कब होगा? जब z0 के कम से कम एक नेबरहुड ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन fz क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो हमने बात की एक पर्टिकुलर पॉइंट की। अब हम बात करते हैं डोमेन की। जब हम डोमेन की बात करेंगे तो फंक्शन fz किसी डोमेन d में एनालिटिक कहलाता है। कब? जबकि उस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन fz क्या कहलाता है? एनालिटिक फंक्शन या वैश्लेषिक फलन कहलाता है।
एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी है। इसको एग्जांपल से क्लियर करें डेफिनेशन को। तो यदि एक फंक्शन एफ जेड है, जेड की पावर 2 जेड स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल सेकंड में देखिए, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस जेड। z बराबर 1 को छोड़ के, क्योंकि जैसे ही हम लोग z बराबर 1 रखेंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे। जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे, तो वो फंक्शन एनालिटिक कैसे होगा। तो z बराबर 1 को छोड़ के बाकी सभी बिंदुओं पर ये जो फंक्शन एफ जेड है, ये क्या है, ये एनालिटिक है। अब फंक्शन एनालिटिक हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी नेसेसरी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। मान लें कि एक फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, यानी यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और ये वी किसका फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, कि किसी प्रांत किसी डोमेन डी में ये फंक्शन एनालिटिक हो, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस डोमेन में u और v कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के किसी डोमेन डी में एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, u और v है, ये कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कोशी-रीमान इक्वेशन या CR इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, और डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। तो यदि ये इक्वेशन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, तब ये क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। ये इसका नेसेसरी पार्ट है। इसको प्रूव करने के लिए मान लें कि फंक्शन एफ जेड जो है डोमेन डी में एक एनालिटिक फंक्शन है, और हम जानते हैं कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक होता है, इसका मतलब डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वही डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो यहाँ हम लोग इसको डेफिनेशन को यहाँ यूज करें कि ये जो फंक्शन एफ जेड है डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय डिफरेंशिएबल है। तो डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड है वो यूनिक रूप से एग्जिस्ट करना चाहिए डेफिनेशन के अनुसार। अतः प्रत्येक z बिलोंग्स टू d के लिए, यानी डोमेन से यदि एक z एक बिंदु ले लिया जाए, तो प्रत्येक z बिलोंग्स टू d के लिए ये जो अपने पास डेरिवेटिव है f डैश z, जो किसके बराबर होता है, इस लिमिट के बराबर होता है, ये लिमिट यूनिक रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो डेल्टा z बराबर क्या होगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब जब डेल्टा z टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y टेंस टू 0। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0, f ऑफ z प्लस z, f ऑफ z प्लस डेल्टा z। तो f z की वैल्यू क्या थी, ux y प्लस आयोटा vxy। फंक्शन की यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ux प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा vx प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। माइनस का फंक्शन f z का मतलब ux y प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा z। डेल्टा z की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, क्या है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो लिमिट है ये यूनिक रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे डेल्टा z किसी भी पाथ के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता हो। अब हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, जब डेल्टा z एक्स एक्सिस के अलोंग शून्य की ओर अग्रसर हो, तो डेल्टा z बराबर क्या होता है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस पर डेल्टा y इक्वल टू 0, तो डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x। तो f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y 0 हो गया, डेल्टा y 0 पुट कर दें u और v में, तो ux प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस आयोटा vx प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस का ux y प्लस आयोटा vx y अपॉन डेल्टा x। अब क्या करें कि u की जो टर्म है उन दोनों को सेपरेट कर लें, एक u की टर्म है, एक ये u की टर्म है, दोनों टर्म को सेपरेट करें, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ux प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस का ux y अपॉन डेल्टा x।
इसी तरह v की दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को भी अलग करें, इन दोनों को सेपरेट करके रखा तो आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस का वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या टर्म, ये टर्म क्या बनाती है लिमिट लेने के बाद, ये पार्शियल डेरिवेटिव बनाती है u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल u अपॉन डेल x। इसी तरह ये सेकंड टर्म जो है ये लिमिट क्या देती है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, v का, तो आयोटा डेल v अपॉन डेल x। इसे दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम केस सेकंड की बात करें, अभी हमने ऊपर देखा डेल्टा z या x एक्सिस के अलोंग शून्य की ओर अग्रसर हो रहा था, अब हम ले लें कि डेल्टा z है वो y एक्सिस के अलोंग शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो जब डेल्टा x y एक्सिस पर डेल्टा x बराबर 0 तो डेल्टा z का मान क्या हो गया, आयोटा डेल्टा y। ये वैल्यू अब हम लोग लिमिट में ले लें तो एफ डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 u x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v x y प्लस डेल्टा y माइनस का, इसमें हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ दोनों जगह u और v में 0 पुट कर दी, बाकी टर्म u x y प्लस आयोटा v x y अपॉन, अब हम लोगों के पास में डिनोमिनेटर में क्या था, डेल्टा z, यानी डेल्टा z का मतलब डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, डेल्टा x 0 हो गया तो क्या बच गई अपने पास टर्म, आयोटा डेल्टा y। तो एफ डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u, फिर u की टर्म को सेपरेट करें और v की टर्म को सेपरेट करें तो u की टर्म ये सेपरेट हो गई, x y प्लस डेल्टा y माइनस का u x y अपॉन आयोटा डेल्टा y, और लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 v x y प्लस डेल्टा y माइनस का v x y अपॉन डेल्टा y। ये 1 अपॉन आयोटा तो यहाँ बाहर ले लिया, ये लिमिट चेक करें तो ये लिमिट क्या है, x तो कांस्टेंट है देखिए दोनों में, और y में चेंज है, y से किस में पहुंच गया, y से y प्लस डेल्टा y में, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव u का बन गया किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, डेल u अपॉन डेल y। इसी तरह इस टर्म को चेक करें तो इसमें भी x कांस्टेंट है देखिए v की दोनों टर्म में, और y में चेंज है, y गोइंग फ्रॉम y टू y प्लस डेल्टा y, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन गया विद रिस्पेक्ट टू y, डेल v अपॉन डेल y। अब क्या करें, डेल v अपॉन डेल y एज इट इज है, 1 अपॉन आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तो नीचे क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये टर्म क्या बन गई, माइनस का आयोटा डेल u अपॉन डेल y, इसको दे दिया जाए इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में क्या कहा था कि एफ डैश जेड जो है, एफ डैश जेड इसकी लिमिट यूनिक रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी एफ डैश जेड की जो डेरिवेटिव की जो लिमिट है वो यूनिक रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे डेल्टा जेड किसी भी पाथ के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता हो। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से एफ डैश जेड की जो वैल्यू थी ये क्या थी, सेकंड से ये थी अपने पास और थर्ड से ये है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इसमें रियल पार्ट को अलग कर लें, रियल पार्ट को अलग करें तो रियल पार्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स, दूसरी साइड रियल पार्ट है डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दोनों इक्वेट हो गई। इसी तरह इमेजरी पार्ट को इक्वेट करें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, या डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये दोनों इक्वेशन सीआर इक्वेशन या कोशी रीमान समीकरण कहलाती है, और इसको शॉर्ट में सीआर इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या था, नेसेसरी पार्ट था, किसी भी फंक्शन के लिए एनालिटिक होने के लिए ये जरूरी है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको और क्लियर करने के लिए इस थ्योरम को हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अपने को प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, सभी जगह सतत है और कंटिन्यूअस है, परंतु एनालिटिक नहीं है। परंतु फंक्शन एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, और अपने को क्या दिया है, एक्स वाई प्लस आयोटा वाई। तो u की वैल्यू कंपेयर करें इन दोनों को तो u की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई, और v की वैल्यू क्या आ गई, y। अब u और v दोनों ही क्या हैं, x और y के पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल होने के कारण ये क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होंगे, सर्वत्र संतत होंगे। इसका मतलब एफ जेड भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, सभी जगह सतत होगा। अब हम लोग बात करें एनालिटिसिटी की, तो u की वैल्यू एक्स वाई है, v की वैल्यू क्या है, y। इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालें ताकि हम लोग सीआर इक्वेशन निकाल सके। पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो गया, y, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो गया, x। इसी तरह v की जो वैल्यू है वो है y, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, 1। अब इनको चेक करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होनी चाहिए, देखिए नहीं है, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, y, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 1, दोनों इक्वल नहीं है।
इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है x, यहां देखिए वैल्यू कितनी आ रही है 0, ये भी दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन fz जो है वो किसी भी बिंदु पर क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।